बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। आज हम ज़िक्र करेंगे कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की किफ़ायत-शारी, इनके मालियाती नज़्म व ज़ब्त के जो दावे थे वो अवाम में कैसे तहलील हुए। एक ऑडिट रिपोर्ट ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इन तमाम दावों की नफ़ी कर दी। उस पर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तजिया कार ग़ुलामुल्लाह अवान साहब। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताइए कि अभी कुछ ख़बरें सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर जो गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जो 40 अरब से ज़ायद की करप्शन की है, इसकी क्या तफसीलात हैं? नाज़रीन को इससे आगाह कीजिए। अच्छा रज़ा साहब, सबसे पहले तो पहले हमने एक दो प्रोग्राम्स किए और मैंने जिसमें जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनके इक़दामात की बात की, उनके दावों की बात की, उनके स्टाइल की बात की, उनकी दहशत की बात की, उनके डायलॉग की बात की। तो आप अक्सर मेरी बात से मुतफिक नहीं होते थे, क्योंकि कहते हैं ना कि तारीख जो लिखने वाले होते हैं वो लिख रहे होते हैं, और चीज़ों का आपकी ज़बान से जब चीज़ें आप किसी चीज़ की अदा करते हैं तो वो मैटर नहीं करती। मैटर वो चीज़ें करती हैं कि जब किसी चीज़ को देखा जाता है, जिस चीज़ को लिखा जाता है, जिसकी छानबीन होती है, तब नताइज क्या आते हैं। और आप अपने प्रोग्राम में अक्सर सवाल किया करते थे कि जी कि आप कैसी बात करते हैं, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो कल्टस गाड़ी में सफ़र करता है। लेकिन आज आपके जो एडिटर जनरल हैं उनकी जो हम तो उनकी बात पे यकीन करते थे, जो आपके एडिटर जनरल साहब की जो रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है? वो कहती है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, उन्होंने 65 करोड़ समथिंग की तो सिर्फ गाड़ियां खरीदी। आपके एडिटर जनरल की रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट ये कहती है कि 65 करोड़ समथिंग की उन्होंने गाड़ियां खरीदी हैं। और आपके जो वजीर आजम साहब कहा करते थे हमने कफ़ायत शारी को अपनाया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के अखराजात को कम किया, जो वज़रा कराम ने उनके अखराजात को कम किया। तो आज जाके पता चला कि आपकी जो आज़ाद हुकूमत है, जो अनवार सरकार है, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हिस्सा है, जिसका मुस्लिम लीग नून भी हिस्सा है, जिसका जो मुनारफीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी हिस्सा है, बल्कि मैं इसको अगर इस तरह से कहूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अपोजिशन नाम की कोई चीज़ किसी चीज़ का वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है। तमाम लोग जो इस वक्त आपकी लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर हैं तो वो हुकूमत का हिस्सा है। कोई वजीर बन के मरात ले रहे हैं, कोई कमेटी के मेंबर बन के मरात ले रहे हैं, और कुछ मुंह बंद करने के पैसे ले रहे हैं। अच्छा। और यही वजह है कि आज आपकी रियासत 40 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन के इल्जामात हैं उसके ऊपर। बल्कि मैं इनको इल्जामात इसलिए नहीं कहूंगा कि आपका जो एडिटर जनरल है ये उसकी रिपोर्ट है, और उसकी रिपोर्ट कहती क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि 2023 और 2024 में 40 अरब 13 करोड़ रुपए की करप्शन की गई। 40 अरब 13 करोड़ रुपए की। अच्छा। 65 करोड़ 35 लाख रुपए की गाड़ियां खरीदी गई, जिनका जो आपने जिक्र करते थे कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कल्टस गाड़ी में सफ़र करते हैं। और जो आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुख्तलिफ इज़ला हैं उनके अंदर जो खुसूसी तौर पे जो इजाफी अखराजात किए गए, एक होते हैं अखराजात करना, एक होते हैं इजाफी अखराजात करना, और वो वाले अखराजात जिसको आप खर्चियाँ समझ लें, जिसको आप बादशाह सलामत के दौरे समझ लें। तो हो सकते हैं ना, रियासत का काम है खर्चे करना, हुकूमती वज़रा की तहरीक पे ये सारा कुछ हुआ अज़ला में। अब ये बताएं मुझे यहाँ पे इन अखराजात की मंजूरी वज़रा के कहने पे काम करने चाहिए, लेकिन देखना ये चाहिए कि ये जो अखराजात हुए ये हुए किस मद में, इनका जमीन के ऊपर कितना वजूद है, ये जो अखराजात हुए इनका आम लोगों की जिंदगियों पे क्या असर पड़ा है, आम आदमी को इनका क्या फायदा हुआ है। क्या ये सारे वज़रा के रिश्तेदारों को, तलकदारों को, वज़रा को वज़ीर आज़म साहब का अपना हल्का अहबाब बढ़ाने के लिए अपने इर्द गिर्द जो उन्होंने मखसूस एक तबका रखा हुआ है, जिसमें बदकिस्मती से कुछ साफ्ती लोग भी मौजूद हैं, कुछ दीगर लोग भी मौजूद हैं, अगर उनके ऊपर खर्च करना, अवाम के टैक्सों के पैसे, अवाम के पैसे उठा के उनके ऊपर खर्च करना, तो फिर उनका आम अवाम की जिंदगी पे खर्च करने में ये बताया ना, ये प्रॉपर फोरम से अप्रूवल के बाद खर्च हुए। नहीं, आपकी मैं बता रहा हूँ ना
कि जो इजाफी अखराजात इस वक्त किए गए, तो वो मुजफ्फराबाद में इजाफी अखराजात 18 करोड़ 50 लाख रुपए के इजाफी अखराजात किए गए, कोटली के लिए 48 लाख 52 हजार रुपए के किए गए, सजनोती के लिए 1 लाख 18 हजार रुपए के किए गए, बेम्बर के लिए 8 लाख 42 हजार रुपए के किए गए, नीलम वैली के लिए, क्योंकि वहां पे शाह गुलाम कादर साहब की भी अकोमोडेशन थी, मियाँ वाहिद साहब भी थे, मतलब वजीर आजम साहब के अपने भी इंटरेस्ट है, हाँ वो पीर साहब भी हैं। पीर साहब तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं और बड़े देखे ना, दबंग आदमी है, एक वोट भी लेने के बगैर आज असेंबली में बहुत बड़े बड़े स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। आपके रियासत के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर के बाद जिसके पास इस वक्त वकार नूर साहब के बाद जिसके पास मराहत हैं, या जिसके पास अख्तियार है, या जो वजीर आजम का रिप्रेजेंटेटिव है, वो तो आपके पीर मदर साहब हैं। नीलम में 5 करोड़ 64 लाख रुपए के इजाफी अखराजात है। अखराजात जो बजट में थे उनकी बात में नहीं कर रहा, उनसे हट के जो किए गए। हवेली के लिए 5,33,000 और सबसे नालायक आपके वजीर निकले रजा साहब, दीवान अली खान चुगताई साहब के जो जिला जेल हवेली के वाहिद वजीर हुकूमत भी थे, और वही क्योंकि फारूक हैदर साहब की तो अनवार सरकार की बनी नहीं, तो सबसे कम अखराजात जो हैं या कम चीजें जो मिली हैं वो जेल हवेली को मिली हैं, वो है 2,40,000 टोटल के 40 करोड़ से जायद रकम ऐसी है कि जिसकी इन्होंने असेंबली से मंजूरी ही नहीं ली, जो इनको लेनी चाहिए। नहीं सर, 91 करोड़ 28 लाख की कोई अप्रूवल नहीं ली, एक चीज है। दूसरा जो है वो 40 अरब की जायद जो इनके पैराजात बने हैं, वो गुड गवर्नेंस के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है। अब सर ये प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, ये बताएं आपकी भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दुरुस्त होगी। पॉलिसी के बगैर उन्होंने जो अखराजात किए, बगैर मुश्तहर किए जो लोग अपॉइंट किए इन्होंने, इस पर आपका क्या कमेंट है? अक्सर हम इडाकिज्म के हवाले से भी बात करते रहे। मुझे इडाक मुलाजमीन जिनको फारग किया है 4400 के करीब मुलाजमीन है, मुझे उनके साथ दिली हमदर्दी भी है, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि ये जो आर्जी मुलाजमीन इडाक मुलाजमीन है, ये बासर लोग हैं, ये वज़राओं के, मशीरों के, वज़ीर आज़म के और उनके ब्यूरोक्रेट के ख़ास लोग हैं। और लेकिन हमारी बदकिस्मती देखें कि आप एक तरफ इडाक मुलाजमीन को फारग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप पूरी रियासत को इस वक्त आपने इडाकिज्म के ऊपर लेके चले गए हैं। मुख्तलिफ अदारों के अंदर आप इडाक लोगों को भर्ती कर रहे हैं। और अब मेरे पास जो खबर है, जो आपके लिए भी खबर है, मेरे लिए भी खबर है, वो खबर ये है कि ये कुछ ऐसी कमेटी बनाने जा रहे हैं और कुछ ऐसी कानून साजी करने जा रहे हैं जैसी फारूक हैदर साहब के दौर में हुई थी, कि ये अपने मंजूर नज़र लोगों को भर्ती कर रहे हैं और अचानक से ये कानून साजी करके उन लोगों को मुस्तकिल कर देंगे। और आपका जो पढ़ा लिखा, आपका जो रिसर्च करने वाला बच्चा, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा, मेहनत करने वाला बच्चा, जिसके वालिदैन ने ये ख्वाब देखे हुए हैं कि मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी से फारिग होकर अपनी ताकत के, अपनी इल्म की बुनियाद पे, मेरिट की बुनियाद पे जगह बनाएगा, तो उसके लिए वो तमाम रास्ते। गुलाम मुल्ला साहब, वज़ीर आज़म साहब तो हमेशा कहा करते थे कि मैं गुड गवर्नेंस का कायल हूँ, कहीं भी कोई करप्शन करेगा उसके खिलाफ मैं सख्त तरीन कार्रवाई करूँगा। वो खुद इस वक्त उनकी हुकूमत जो हुई, अरबों का जो स्कैंडल आया है, इस पूरे स्कैंडल के ऊपर हालांकि कोई इतने बड़े महकमा जात इनके पास नहीं, आज़ाद कश्मीर के अंदर टोटल इस वक्त 33 महकमा जाते हैं और 3134 जो झेली दफातर थे, DDOs थे, उनसे रेलिवेंट ये चीज़ें, इतना बड़ा करप्शन का स्कैंडल, इस पर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ने अपने वज़रा से जवाब तलब कर लिया है। तो बाकी सियासी जमातों के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कोई जवाब लिया अपने? रज़ा साहब, ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी ने आज़ाद कश्मीर की सियासत का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये कभी मैं बताता हूँ, कभी ये कहते हैं कि हम हुकूमत का ऐसा है, कभी ये कहते हैं हम हुकूमत का ऐसा नहीं है। फारूक हैदर साहब की स्टेटमेंट अलग होती है, शाह गुलाम कादर साहब की स्टेटमेंट अलग होती है। जिस दिन फारूक हैदर साहब और शाह साहब गट्ठे बैठते हैं तो उस दिन ये हुकूमत का ऐसा नहीं होते। जिस दिन ये अलग अलग बैठते हैं तो ये हुकूमत का ऐसा होते हैं। लेकिन आज सवाल ये है, जो चेयरमैन शाह गुलाम कादर साहब ने अपने वज़रा से जवाब तलब कर लिए, लेकिन सवाल ये है कि वो अनवार हुकूमत का ऐसा नहीं है। क्या ये जो करप्शन है, जो ये जो अनवारुल हक साहब हैं, क्या ये सिर्फ उनके खाते जाएगी? नहीं, ये मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा इस वक्त हुकूमत के अंदर है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत के अंदर है, ये उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी अनवारुल हक की हुकूमत जिम्मेदार है या अनवारुल हक एज ए प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है। उसी तरह शाह गुलाम कादर भी उतने ही जिम्मेदार हैं और मुस्लिम लीग नून भी उतनी ही जिम्मेदार है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी को तो जिम्मेदार है नहीं, वो इसलिए नहीं है, उनका प्रोजेक्ट है,
वो प्रोजेक्ट करने आते हैं, उनका काम है अकोमोडेट होना, अकोमोडेट करना, मामलात खाना। माल खाने के बाद ये कभी भी किसी की तरफ भी जा सकते हैं। और इनको आप जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर है, इसको आप पाकिस्तान की वो जो कराची में होती थी उसको क्या कहते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट समझते हैं कि ये आते हैं अपने मफादात के लिए काम करते हैं और चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी तो आज भी अनवारुल हक की जहाँ खूबियाँ हैं या खामियाँ हैं वो उनके साथ खड़ी है, तो उनको तो कोई एतराज़ है ही नहीं, और वो उसका क्रेडिट भी लेते हैं, और जब डिसक्रेडिट की बात होगी तो वो भी लेंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि ये जो अनवार हुकूमत है इसने नजरिया इलाके पाकिस्तान को कमज़ोर किया, उसने रियासत के नौजवानों को मायूस किया, और वो मायूसी, उस मायूसी की बुनियाद पे आज आपका नौजवान जो है वो रियासत से मायूस होकर रियासत के खिलाफ जाने के लिए हर उस फोरम के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है कि जो रियासत के खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि अनवार हुकूमत ने जहाँ हमारे अदारे उनकी साख को नुकसान पहुँचाया है, वहाँ पे रियासत के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाया है, वहाँ रियासत के नज़रिए को नुकसान पहुँचाया है। और अब भी मैं समझता हूँ कि अगर अनवार हुकूमत की जगह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर हुकूमत होती और वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते, तो मैं समझता हूँ कि उस आज जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अनारकी फैली हुई है, अब तो रज़ा साहब पहले तो अनारकी थी, नारे थे, गुफ्तगू थी, बातें थी, सोशल मीडिया था, अब तो रियासत के अंदर दहशतगर्दी के नेटवर्क बनना शुरू हो गए हैं। और मसल्ला इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? मैं समझता हूँ कि ये इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो हमारी जो हुकूमत है उसके ऊपर जाती है, क्योंकि इन्होंने नौजवानों को ठीक तरह मैनेज नहीं कर सके, अपने नौजवानों को संभाल नहीं सके, ये अपने नौजवानों को डायरेक्शन नहीं दे सके। इन्होंने मेरिट का कत्लेआम करते हुए जो नौजवान आपके मतलब अदारों में काम कर सकते थे, आपके लिए काम कर सकते थे, रियासत की बेहतरी के लिए काम कर सकते थे, वो नौजवान आज रियासत के खिलाफ हर उस फोरम के ऐसे हैं कि जो जायज और नाजायज तौर पर रियासत को, जहाँ पे नौजवानों को हक नहीं मिला, वो नौजवान आप रज़ा साहब जब हक नहीं मिलेगा, एक नौजवान है वो क्या करेगा, उसके पास क्या ऑप्शन है? मैं तो नहीं समझता कि उसके पास कोई ऑप्शन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो चिड़िया का घोंसला है अनवार सरकार की जो हुकूमत है, तो गुलाम साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर है। ये बताएं, अदालत लालिया ने एक फ़ैसला दिया है गुज़श्ता रोज़, जिसमें मकतब मुअल्लिमीन की जो असामियों पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अनवारुल हक की हुकूमत ने तकर्रियाँ की थी, गुड गवर्नेंस के दावेदार मौजूदा हुकूमत ने, तो अदालत ने उनको फ़ारग करके दोबारा उस प्रोसेस को करने का कहा है कि जी इसका जो इब्तदाई प्रोसेस था वो सारा गैर आइनी, गैर कानूनी है। इस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? रज़ा साहब, आइनी और गैर आइनी पे बाद में जाएंगे। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं साइड से शुरू करूँ। अब तो फिर पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं समझता हूँ किसने लिए ये तकर्रियाँ, आपको क्या लगता है ये मुफ्त में हुई थी? आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में पैसे लेके तकर्रियाँ हुई है? पैसे लेके नहीं, ये जो पहली बात यह है कि मुअल्लिमीनुल कुरान की असामी की तजलील थी कि एक स्केल में इन लोगों को भर्ती किया, ठीक है, लेकिन जिनको भर्ती किया गया वो हमारे बच्चों को क्या कुरान पढ़ाते, जिन्होंने 4-4, 3-3, 5-5 लाख रुपया दे के ये तकर्री हासिल की थी। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मैं अदालत आलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर इस वक्त रियासत के अंदर अदालत भी ना हो तो मेरे हाल में लोगों को जो है ना काटने पे मजबूर हो जाएं और लोगों को काट के खा जाएं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगहबान।